नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विकास कुमार आप सभी विद्यार्थियों का वर्णमाला की वर्ण विचार की जो प्रश्नोत्तरी है उस पहली प्रश्नोत्तरी में स्वागत करता हूं। बेटा, वर्ण टॉपिक है ये रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस के अंदर एसआई, पटवार सभी भर्ती परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी पहली प्रश्नोत्तरी है, उसके कुछ प्रश्न आज हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है। आपको व्याकरण शब्द है, इस व्याकरण शब्द के अंदर संधि बतानी है कि कौन सी संधि है, किस प्रकार बना हुआ शब्द है। ये शब्द बना है, व्याकरण शब्द है, ये बना है वी के बाद बेटा क्या है, आकरण। वी प्लस आकरण से बना है, यानी ई का किससे मिलन हुआ है, आ से मेल हुआ है, और ई और आ क्या बन गए, या बन गए। तो शब्द क्या बन गया, व्याकरण। वह आधा रह गया, वैसे ई निकली, ई निकलकर आ के साथ मिलकर उसने या बना लिया, या बना लिया तो आधी रह गई, आधी रह गई, वह आधा रह गया। इसका मतलब कौन सी संधि है, यण संधि है। ई और आ कौन सी संधि है, पहले में यण संधि है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा प्रश्न है कि व्याकरण कितने प्रकार की होती है। आपको क्या बतानी है, व्याकरण के प्रकार बताने हैं। व्याकरण है उसमें एक तो वर्ण होता है, एक क्या होता है, एक शब्द होता है, और एक वाक्य का अध्ययन करते हैं हम। व्याकरण कितने प्रकार की होती है, व्याकरण के प्रकार, व्याकरण के प्रकार से ही उत्तर हो जाएगा आपका, 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर व्याकरण कितने प्रकार की होती है। देखो, व्याकरण 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो वर्ण होता है, एक व्याकरण के अंदर एक शब्द होता है, और एक व्याकरण में होता है वाक्य। 3 अंग होते हैं व्याकरण के, 3 प्रकार होते हैं। लेकिन वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है व्याकरण, अर्थ के आधार पर बेटा 2 प्रकार की होती है। क्यों, क्योंकि शब्द और वाक्य का ही अर्थ होता है, तो अर्थ के आधार पर व्याकरण के प्रकार होते हैं 2। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाव के आधार पर। हाँ बेटा, वापस वही प्रश्न है। एक तो व्याकरण में क्या होता है, वर्ण होता है, एक क्या होता है, एक शब्द होता है, और एक होता है बेटा वाक्य। वर्ण का अर्थ नहीं होता, शब्द और वाक्य का अर्थ होता है, लेकिन बेटा भाव प्रकट केवल वाक्य करता है, भाव प्रकट केवल वाक्य करता है, शब्द भाव प्रकट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मैंने यहां लिखा कमल, तो आपको नहीं पता चल रहा बेटा कमल कोई पुष्प है या फिर कमल कोई व्यक्ति है, भाव प्रकट नहीं हुआ। कमल से पुष्प भी हो सकता है और व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन मैंने पूरा वाक्य लिख दिया, कमल खिल गया। अब तो आपको पता चल रहा है कि कमल पुष्प है और कमल घर गया। अब आपको पता चल रहा है कि कमल क्या है, कमल व्यक्ति है। तो भाव प्रकट कौन करता है, वाक्य करता है। भाव के आधार पर व्याकरण कितने प्रकार की होती है, 1 प्रकार की, और वो 1 प्रकार कौन सा होता है, वो होता है वाक्य। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 5। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन होता है भाषा की, वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। लेकिन वर्ण बेटा हमेशा ही क्या होता है, वर्ण हमेशा ही लिखित होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, वर्ण हमेशा ही लिखित होता है। और अगर वर्णों का मौखिक रूप है ना, वर्ण है, इसका मौखिक रूप पूछ ले कि वर्ण है, वो तो लिखित होता है, और इसका मौखिक रूप कौन सा होता है, वर्णों का मौखिक रूप कौन सा होता है, तो बेटा आप सही उत्तर बता दोगे कौन सा होता है, ध्वनि होता है। कौन सा होता है, ध्वनि होता है। अगर आपसे पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है, लेकिन प्रश्न इस प्रकार पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी परंतु
परंतु मौखिक इकाई बताइए। तो बेटा मौखिक इकाई क्या हो जाएगी, सबसे छोटी परंतु मौखिक इकाई क्या हो जाएगी आपकी, ध्वनि हो जाएगी। सबसे छोटी भी होती है लेकिन मौखिक है, ध्वनि हमेशा ही मौखिक होती है, वर्ण हमेशा ही लिखित होता है। बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। अर्थ के आधार पर फिर पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेकिन बेटा वर्णों का अर्थ नहीं होता। और यहां क्या पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए। अर्थ किस किस का होता है, मैंने कहा था अर्थ एक तो शब्द का होता है और एक होता है बेटा अर्थ है वाक्य का होता है। शब्द और वाक्य का अर्थ होता है, शब्द और वाक्य का अर्थ होता है बेटा, इन दोनों का अर्थ होता है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन से दो होते हैं, वाक्य बड़ा है तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, शब्द हो जाएगा वाक्य। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई बताइए। बड़ी इकाई कौन सी होती है भाषा की, भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछा गया है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है भाषा की, भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वाक्य। कौन है, वाक्य है। ठीक है, वर्ण है सबसे छोटी है, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी है, शब्दों का ही मौखिक रूप अक्सर कहलाता है, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर भी है, बाद में बात करेंगे कभी। वाक्य उत्तर हो जाएगा इसका। उसके बाद बेटा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्न में से सत्य कथन बताइए। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। ध्वनि को भाषा की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल है। ध्वनि क्या कहलाती है, इस तरफ तो मैं लिख रहा हूं बेटा भाषा और इस तरफ मैं लिख रहा हूं काव्य। काव्य यानी भाषा का अर्थ तो क्या हो गया बेटा, भाषा का अर्थ तो हो गया गद्य, भाषा का अर्थ क्या हो गया, गद्य। और काव्य का अर्थ क्या हो गया, काव्य का अर्थ हो गया बेटा, काव्य का अर्थ हो गया पद्य। गद्य और पद्य, काव्य का अर्थ पद्य हो गया। उसके बाद क्या है, भाषा है ध्वनि, ध्वनि को भाषा की आत्मा कहा जाता है। ध्वनि क्या कहलाती है, गद्य की आत्मा कहलाती है। और पद्य की आत्मा क्या कहलाते हैं, पद्य की आत्मा कहलाते हैं रस। आत्मा की बात होगी, गद्य की आत्मा यानी भाषा की आत्मा तो ध्वनि है, और पद्य की आत्मा यानी काव्य की आत्मा क्या है, रस है। वो बात अलग है कि वामन ने रीति को मान लिया, वामन के अनुसार पूछे तो रीति, वामन के अनुसार पूछे तो क्या है, रीति है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, व्याकरण को भाषा का शरीर कहा जाता है। ठीक है बेटा, ध्वनि तो आत्मा है, ध्वनि तो क्या है, आत्मा है। और व्याकरण क्या है भाषा का, व्याकरण है भाषा का, व्याकरण क्या है भाषा का शरीर है, शरीर। व्याकरण भाषा का शरीर है। यहां शरीर की बात पूछे, काव्य का शरीर, तो बेटा काव्य का शरीर कौन सा होता है, शब्द, शब्द शक्ति को काव्य का शरीर कहा जाता है। इसका मतलब दूसरी बात भी सही है। व्याकरण को शब्द अनुशासन कहते हैं। हाँ ठीक है बेटा, व्याकरण है ये दो शब्दों को अनुशासित करती है। एक तो शब्द था महा और एक शब्द था ईश, इन दोनों शब्दों को इसने अनुशासित करके शब्द क्या बना लिया, महेश शब्द बना लिया, तो अनुशासित भी करती है। तीनों कथन सही है, इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा बेटा आपका उपरोक्त उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है बेटा, हिंदी है वो आपकी कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी, हिंदी हिंदी भाषा का शब्द न होकर कौन सी भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं, किस प्रकार बना हुआ शब्द है, वी से बना है, वी के बाद क्या है, आ है, और आ के बाद कौन सा शब्द है, करण है। इस प्रकार बना है बेटा ये शब्द। संधि की बात करें तो संधि कौन सी थी, संधि तो थी बेटा इस शब्द के अंदर यण संधि थी। और उपसर्गों की संख्या कितनी है, उपसर्ग कितने हैं, उपसर्गों की संख्या है 2। कौन कौन से हैं, वी और आ। सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, ये रहा। व्याकरण शब्द में
उपसर्ग कितने हैं? 2 उपसर्ग हैं। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या बताइए बेटा। मूल स्वर है ए, आ, ई, ई, उ, उ, री। उसके बाद ए, ऐ और ओ, औ। ये मूल स्वर है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। मूल स्वर कितने होते हैं बेटा? 11 होते हैं। अंग ए, ये तो एक तो अंग है और एक बोलते हो बेटा ए। ये अंग ए न बोलकर इसको तो बोलो बेटा, ये तो क्या है? अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार है। और ये क्या है? ये विसर्ग है। ये क्या है? विसर्ग है। इनको अयोगवाह भी कहते हैं। इन दोनों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। बच गए कितने? बच गए पीछे 11 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मूल स्वर 11 माने जाते हैं। 11 + 33 44 करते हैं ना। 11 तो स्वर होते हैं, सॉरी 11 तो 11 तो बेटा जी स्वर होते हैं। ये रहे 11 स्वर, 33 व्यंजन होते हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या बताइए। हाँ बेटा, 11 + 2 कुल की बात करें ना तो कुल कितने होते हैं? 13 होते हैं कुल। कुल कितने हैं? ये रहे 13। मूल पूछे तो 11, टोटल पूछ ले तो 13। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, वर्ण विचार टॉपिक करेंगे इसी चैनल पर। वर्ण विचार टॉपिक करेंगे, वहां हम इसको बहुत गहराई से इसका एक्सप्लेन करेंगे। 11 और 13। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन आपको बता दिए। 11 + 33 मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। मूल व्यंजनों की संख्या 33। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विदेशी स्वरों की संख्या बताइए। विदेशी स्वर पूछा है बेटा, और विदेशी स्वर क्या होता है? एक होता है, डॉक्टर वाला ओ बोलते हो जिसको, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा गर्हित स्वर। क्या कहते हैं इसको? गर्हित स्वर कह सकते हैं, या इसका एक नाम और है, इसको आगत स्वर भी बोल सकते हैं। एक नाम और है बेटा इसको, इसको विदेशी स्वर भी बोल सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? विदेशी स्वर। और हिंदी अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आ गया, इसीलिए इसका एक नाम और है। वो नाम क्या है? मेहमान स्वर। ये 4 नाम है इसके। विदेशी स्वरों की संख्या बताइए। संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी संख्या। संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये इनके नाम है गर्हित स्वर, आगत स्वर, विदेशी स्वर और मेहमान स्वर। उसके बाद बात करें, प्रश्न ऐसा भी पूछ लेते हैं कि इसके उच्चारण में कौन कौन से 2 स्वरों के बीच की ध्वनि निकलती है? तो ध्यान रखना बेटा, एक तो ए और एक हम ओ बोलते हैं ना, इन दोनों का सम्मिलित ध्वनि इसके अंदर निकलती है। ना ही तो ए बोला जाता, ना ही पर्टिकुलर ओ बोला जाता, इन दोनों के बीच की ध्वनि निकलती है। ये भी बहुत प्यारा सा प्रश्न बनता है यहाँ पर। कौन सी भाषा का है ये भी पूछ ले तो बेटा किस भाषा के अंदर प्रयोग किया जाता है इसको? इसका प्रयोग होता है कौन सी भाषा के अंदर है? तो ये कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन हिंदी में आ गया इसीलिए इसको मेहमान स्वर। आ गया इसलिए आगत स्वर। अंग्रेजी का इसलिए विदेशी स्वर। हमने घर पर ही इसको बना लिया, इसलिए इसका नाम क्या है? गर्हित स्वर है। आगे बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या समस्या आ गई? क्वेश्चन नंबर 15 ये आ गई बेटी, टेक्निकल इशू आ गया कोई। क्वेश्चन नंबर 15 मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा।
क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, निम्न में से विदेशी स्वर है। क्या होता है कि डिजिटल माध्यम है, इस पर कहीं भी कोई मक्खी मच्छर बैठ जाता है फिर हैक हो जाता है। हाँ, निम्न में से विदेशी स्वर कौन सा है, बता दिया आपको, ये रहा विदेशी स्वर। क्या नाम है इसका, घरित स्वर, आगत स्वर, मेहमान स्वर, नाम है विदेशी स्वर आ है, सॉरी ओ ओ ओ। उसके बाद बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में विदेशी व्यंजनों की संख्या बताइए। विदेशी व्यंजन कौन कौन से हैं, एक तो क है जिसके नीचे नुक्ता लगा है, एक ख, एक बेटा ग, एक जय और एक फ, ये विदेशी व्यंजन है। कितनी है संख्या होती है बेटा इनकी संख्या 5। हिंदी वर्णमाला में विदेशी व्यंजन पूछे हैं। विदेशी स्वर कौन सा था, ओ था। अगर दोनों को मिलाकर पूछ ले कि विदेशी वर्ण कितने होते हैं, तो बेटा विदेशी वर्णों की संख्या कितनी होती है, 6। दोनों को मिलाना है, फिर वर्ण पूछा है तो दोनों को मिलाना है, स्वर पूछा है तो 5, स्वर पूछा है तो 1, व्यंजन पूछे हैं तो 5। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में विदेशी व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ वही क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी व्यंजन विदेशी हैं, ये रहे क, ख, ग, ज, फ, क्या है, विदेशी व्यंजन है, सभी विदेशी हैं। यहां बेटा श्रय आ गया, क है, ठीक है, ये द्विगुण व्यंजन आ गए दोनों, ये रहे द्विगुण है, दो व्यंजनों के गुण ग्रहण करते हैं, द्विगुण कहलाते हैं। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारे के सारे विदेशी है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, क्या है क्वेश्चन है विदेशी वर्णों की संख्या बताइए। अब वर्ण पूछे हैं बेटा, तो एक तो क, ख, ग, ज, फ, जिनके नीचे क्या लगा है, नुक्ता लगा है। इनके साथ किसको जोड़ दोगे, एक स्वर को जोड़ दोगे, संख्या कितनी हो गई बेटा, कुल वर्णों की संख्या पूछी है। किसकी संख्या पूछी है, वर्णों की संख्या पूछी है। वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 6। विदेशी वर्णों की संख्या बताइए, तो आपका उत्तर हो गया 6 वर्ण विदेशी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्या है, निम्न में से आदि वर्ण किसको कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है बेटा वह वर्ण जिसका प्रयोग आरंभ में किया जाता है, या फिर बेटा जिसका प्रयोग प्रारंभ में किया जाता है, सबसे शुरू में जिसका प्रयोग होता है वो कौन सा है, आदि वर्ण है। बोलते हैं ना आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक यानी प्रारंभ से आखिरी तक, आदि वर्ण कौन सा है, ए है। उसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, किस विकल्प में रह का रेफ प्रयोग हुआ है। देखिए बेटा रह का जब ऊपर प्रयोग किया जाता है ना, तो ये रह का कौन सा प्रयोग कहलाता है, ये रह का रेफ प्रयोग कहलाता है। जैसे मैंने शब्द लिख दिया कार्य, ये रह का रेफ प्रयोग है। तो निम्न में से ये तो पूरा रह है, यहाँ रह है ही नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ री है, ये पूरा रह है, रह आधा कहाँ है, यहाँ है, ये है रह का रेफ प्रयोग, रह का रेफ प्रयोग। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा वर्ण, अनेक क्वेश्चन करेंगे हम, 5-7 क्लास लेंगे, लगभग 200-250 क्वेश्चन करेंगे। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वर्णों को सर्वप्रथम स्वर व व्यंजन में विभाजित करने का, बांटने का श्रेय किसको जाता है। व्यंजन थे, अंग्रेजी में आप देखोगे तो अलग अलग नहीं किए गए बेटा, वहीं तो स्वर पढ़ते हैं और उसी वर्णमाला में हमें व्यंजन पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी में स्वर अलग पढ़ते हैं, व्यंजन अलग पढ़ते हैं। इनको अलग अलग करने का श्रेय सर्वप्रथम अलग अलग किसने किया, सर्वप्रथम अलग अलग करने का श्रेय किसको दिया जाता है बेटा, पतंजलि को दिया जाता है। और कौन से ग्रंथ में किए गए थे, महाभाष्य नामक ग्रंथ है इनका, पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ है, उसमें स्वर व व्यंजन है, उनको अलग अलग कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, विभाजन कर दिया, उनको बांटने का श्रेय किसको दिया जाता है, महाभाष्य के रचयिता पतंजलि को दिया जाता है बेटा। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, बोला शंकर व्यास है, ये एक भाषाचार्य हैं। किसने बांटा था, पतंजलि ने बांटा था बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ। सर्वप्रथम प्रयोग पूछे हिंदी शब्द का, तो बेटा एक काफरनामा ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है,
काफरनामा ग्रंथ के अंदर हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया है हिंदी शब्द का? हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है जो इतिहास के अंदर, वो हुआ है काफरनामा ग्रंथ के अंदर। काफरनामा ग्रंथ के अंदर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है नेक्स्ट, कि निम्न में से किस विकल्प में व्यंजन संयोग हुआ है? जब बेटा व्यंजन अपने व्यंजन से मिलता है तो उसको तो द्वितीय कहते हैं। व्यंजन संयोग पूछा है, लेकिन जब एक व्यंजन है वो अपने जैसे से मिलता है तो क्या कहलाता है? द्वित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वित्व कहलाता है। अपने जैसे से मिला है तो क्या कहलाता है? द्वित्व कहलाता है। अगर किसी और से मिल जाए, ये रहा तय यह से मिला है, इसको संयोग कहते हैं। अगर अपने आप से मिले तो द्वित्व कहलाता है। व्यंजन व्यंजन द्वित्व कहलाता है बेटा। और अगर किसी और से मिल जाए तो व्यंजन संयोग कहलाता है। यहाँ द्वित्व हुआ है, यहाँ कोई व्यंजन है वो मिल ही नहीं रहा, बीच में स्वर आ रहे हैं बेटा। दिनकर है, इसमें द है, द के बाद ई है, ई के बाद न है, फिर ए है, ए के बाद क्या है? क है, फिर ए है, सारे पूरे हैं। इसका मतलब बीच में कौन आ रहा है? स्वर आ रहा है। इसमें हुआ ही नहीं। इसमें स है, स के बाद क्या आ रहा है? वह आ रहा है। वह के बाद क्या है? ए है, वह पूरा है तो ए है, और उसके बाद रह पूरा है तो रह के अंदर ए है। इस प्रकार टूटेगा। तो स किससे मिला? वह से मिला। यहां तो द्वित्व है, यहां भी द्वित्व है। यहां क्या हो रहा है? व्यंजन संयोग हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? व्यंजन व्यंजन संयोग हो रहा है। ठीक है। किस विकल्प में व्यंजन संयोग हुआ है? 23 नंबर में द। उसके बाद बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की। हाँ, ये है व्यंजन द्वित्व किसमें हुआ है? अब देखिए, इसको तोड़ो आप। आधा स है, आधे स के बाद पूरा वह है, ये रहा वह प्लस ए है। उसके बाद आधा च है, ये रहा आधा च, और उसके बाद क्या है? छ है, छ प्लस ए। पूछा क्या है? द्वित्व हुआ है। पहली बात तो दो व्यंजन यहां मिले हैं, ये तो संयोग है। फिर दो व्यंजन यहां मिले हैं, ये भी क्या है? संयोग है। अपने जैसे से नहीं मिला। अपने जैसे से किस में मिला है? हाँ, ये देखिए, इसमें क्या हुआ है? स है, स के बाद ए है, ये तो स पूरा हो गया। उसके बाद बेटा तय है, लेकिन एक तय पूरा है, इसका मतलब बीच में ए और है इसके, और फिर तय है, तो लगातार तो नहीं है ना, बीच में कौन आ गया? स्वर आ गया। इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। ये क्या है? ये है बेटा वह है, वह के बाद ए है, उसके बाद ध्यान रखना तय नहीं है, रह है बेटा। आधे रह के बाद आधा तय है, फिर आधा स है, और फिर क्या है? यह है, यह है। इस प्रकार इसका विभाजन हुआ है। वर्ण वियोजन बोलते हैं इस प्रक्रिया को हिंदी के अंदर, वर्ण वियोजन बोलते हैं। तो बेटा देखिए कहां हुआ है? रह के बाद तय आया है, अलग अलग आ गए। स आया है, अलग अलग आ गए, अलग अलग आ गए। इसका मतलब यहां हुआ है, क्या हुआ है? व्यंजन संयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तो च है, च के बाद ए है, फिर बेटा आधा क है, और आधे क के बाद पूरा क है, ये रहा। दो अपने आप से मिल गए, और उसके बाद रह है, रह प्लस ए। चक्कर में हुआ है। दो व्यंजन अपने आप से मिल जाते हैं। एक वर्ण है, एक वर्ण एक व्यंजन है, वो अपने आप से मिल जाता है। इस प्रक्रिया को द्वित्व किसी और से मिलता है तो संयोग कहलाते हैं। अब की बार शायद सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आया भी है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। निम्न में से स्वर नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। स्वर नहीं है। देखिए चारों के चारों स्वर हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न क्या पूछ लिया? स्वर नहीं है। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में बच्चे कहते हैं कि सर ये तो गलत है, प्रश्न डिलीट होगा। ये ऐसी बात नहीं है। री है ना, री, री, इस री को स्वरों की श्रेणी से निकाल दिया, स्वरों की श्रेणी से बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। पहली बात, किसने किया? किसने किया बेटा? कामता प्रसाद गुरु ने किया। किसने किया? कामता प्रसाद गुरु ने किया।
अब बेटा चारों के चारों स्वर दिए, लेकिन कंडीशन लागू हो गई कि किसको निकाला है, किसको निकाला है, री को निकाला है। क्यों निकाला है? क्योंकि बेटा इसका उच्चारण है ये इस प्रकार होने लग गया, छोटी री। छोटी री का मतलब क्या है? रे प्लस ई। इसका उच्चारण इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। तो बेटा रे तो व्यंजनों के अंदर आ गया, और ई है, ई ये स्वरों के अंदर आ गया। इनका दोबारा उच्चारण क्यों करे? कामता प्रसाद गुरु ने कह दिया कि जब एक बार उच्चारण हो रहा है रे री का, एक तो रे की जगह और एक ई की जगह, सॉरी रे और ई की जगह, रे के अंदर क्या है? छोटी ई है। तो कामता प्रसाद गुरु ने कह दिया कि जब इसका एक बार उच्चारण होने लग गया तो बार बार उच्चारण क्यों करे, इसलिए इसको स्वर की श्रेणी से ही क्या कर दो? निकाल दो। ये प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि निम्न में से स्वर की श्रेणी से निकाल दिया गया है। किसको निकाल दिया गया? कौन स्वर नहीं माना जाता वर्तमान में? री स्वर नहीं माना जाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये थी बेटा वर्ण पर पहली क्लास। आपने इस चैनल को अपना कीमती समय दिया, इस कारण सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के 25-30 प्रश्नों पर। तब तक नमस्कार।